हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बीएनएसएस में दो सेक्शंस पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 490 एंड सेक्शन नंबर 491। सेक्शन नंबर 490 टॉक्स अबाउट डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर, मतलब कोर्ट या ऑफिसर चाहता है कि वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे, सच ऑफिसर और कोर्ट में परमिट हिम टू डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी। उसको कह सकते हैं कि तुम सम ऑफ मनी डिपॉजिट करो या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट टू सच अमाउंट एज द कोर्ट और ऑफिसर मे फिक्स इन ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड, इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ। क्या बोला है इन्होंने? मैंने आप बीच की लाइन अभी छोड़ दिया, अभी देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब कोई पर्सन को कोर्ट या ऑफिसर चाहते हैं कि वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, तो कोर्ट या ऑफिसर चाहें तो इनकी डिस्क्रिप्शन पर में उसको परमिट कर सकते हैं कि वो कोई पैसा कुछ सम डिपॉजिट कर दे या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट डिपॉजिट कर दे उस अमाउंट का, उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के बजाय, उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के बजाय वो कुछ पैसा डिपॉजिट कर दे या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट को डिपॉजिट कर दे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। हाँ, अगर गुड बिहेवियर का बॉन्ड है तो फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो फिर आप ये पैसा ऐसा नहीं जमा कर सकते हो। ठीक है, अगर गुड बिहेवियर का बॉन्ड है तो फिर बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। अब आओ सब सेक्शन टू, सॉरी सॉरी, सेक्शन 491 पर। सेक्शन 491 क्या कह रहा है? प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फोरफीटेड। जब बॉन्ड फोरफीट हो गया है तब क्या? वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस संहिता इज फॉर अपेयरेंस। अपेयरेंस के लिए था वो, कि भाई उसमें अपेयरेंस वगैरह के लिए था, या प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए था। ठीक है, कि प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको खुद अपेयर होना होगा बिफोर अ कोर्ट, एंड इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑफ दैट कोर्ट, और कोर्ट के सेटिस्फैक्शन तक इस बात को प्रूव किया जा चुका है, और ऑफ एनी कोर्ट टू विच द केस हैज बीन सब्सिक्वेंटली बीन ट्रांसफर्ड दैट द बॉन्ड हैज बीन फोरफिटेड। या तो कोर्ट के सेटिस्फैक्शन तक उसको प्रूव किया जा चुका है, या फिर किसी और कोर्ट में जहां पर उस पर्टिकुलर केस को ट्रांसफर किया गया उस कोर्ट में भी ये पर्टिकुलर बात प्रूव हो चुकी है कि ये बॉन्ड फोरफीट हो चुका है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड अंडर दिस संहिता इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच द बॉन्ड वॉज टेकन, जिस कोर्ट ने वो बॉन्ड लिया था, और एनी अदर कोर्ट जिस कोर्ट में वो पर्टिकुलर केस ट्रांसफर हुआ है, या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट है, अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड जो है, मतलब ये प्रूव हो चुका है कि ये बॉन्ड जो है वो फोरफीट हो चुका है, सो क्या होगा इन सब मामलों में? हो क्या रहा? कोर्ट रिकॉर्ड करेगी ग्राउंड उन प्रूफ के, एंड में कॉल अपॉन एनी पर्सन जो कि बाउंड है उस बॉन्ड के थ्रू, कि वो भाई पेनल्टी पे करो, तुम्हारा बॉन्ड जो है वो फोरफीट हो गया है देयर ऑफ, एंड और टू शो कॉज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड। या तो तुम पेनल्टी प्रूव करो, या तो फिर तुम कारण बताओ कि तुम क्यों हम तुमसे पेनल्टी पे ना करवाएं, शो कॉज नोटिस दो हमें। ठीक है, explanation says a condition in a bond for appearance or production of property before a court shall be construed as including a condition for appearance or, as the case may be, for production of property before any court to which the case may subsequently be transferred। इसमें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन से, इस वाले एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, और सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन। ठीक है, अगर सफिशिएंट कॉज नहीं दिखाया गया और पेनल्टी भी पे नहीं करी गई है, तो कोर्ट में प्रोसीड टू रिकवर द सेम एज इफ सच पेनल्टी वर अ फाइन। मतलब हम पेनल्टी को फाइन मान लेंगे, जो पेनल्टी लगाई थी ना कोर्ट ने, अब हम इसको फाइन के इक्वल टू मान लेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है सफिशिएंट कॉज भी आपने नहीं बताया, पेनल्टी भी पे नहीं करी, भाई तुम सफिशिएंट कॉज या तो बताओ कि क्यों तुम जो है नहीं पे कर पाए, या तो पेनल्टी, तो दोनों ही चीजें अगर नहीं हो रही है तो कोर्ट क्या करेगी? हाँ, कोर्ट देखो दोनों चीजें होनी चाहिए साथ में, एंड है ना, प्लस है, तो सफिशिएंट कॉज भी आपने नहीं बताया और आपने पेनल्टी भी पे नहीं करी है, तो कोर्ट जो है उस पेनल्टी को एज अ फाइन रिकवर करेगी आपसे, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेनल्टी इज नॉट पेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द मैनर अफोरसेड। पेनल्टी पे नहीं करेगी और हम उसको फाइन की तरह भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, सो द पर्सन सो बाउंड एज अ श्योरिटी शैल बी लाइबल। तो जो पर्सन उस बंदे का श्योरिटी बना था ना, वो लाइबल होगा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी। पेनल्टी को रिकवर किया जाएगा टू इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, जो कि 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है उसको। 6 महीने, इसलिए आदमी किसी की श्योरिटी जल्दी नहीं बनता। अब देखो, द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन फॉर डूइंग सो रेमिट एनी पोर्शन ऑफ द पेनल्टी। रेमिट कर सकते हैं वो किसी पेनल्टी का पोर्शन मेंशन्ड एंड एनफोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली। क्या कहेंगे भाई? वो रेमिट कर देंगे। ठीक है, रेमिट कर देंगे और कहेंगे आप भाई पार्ट पेमेंट कर लो। ठीक है, कहेंगे आप पार्ट पेमेंट कर लो। रेमिट का मतलब पता है ना, रेमिट का मतलब होता है कैंसिल।
वो कैंसिल कर देंगे कोई भी पोर्शन और कह देंगे कि आप पार्ट जो है, सॉरी एनफोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली, मतलब आधा दे दो आधा आप मत दो, चलेगा, ठीक है, ऐसे वाला हो सकता है। वेयर अ श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज, जब मतलब श्योरिटी की अगर मृत्यु हो गई है, बॉन्ड फॉरफीट होने से पहले अगर श्योरिटी की मृत्यु हो गई है, हिज एस्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड, तो उसकी जो एस्टेट है उससे सारी जो है लाइबिलिटी वगैरह डिस्चार्ज करी जाएगी। Subsection 5 says where any person who has finished security under section furnished security, कोई भी बंदा है उसने security furnish करी है under section 125 और section 136 और section 401, और अगर वो convict होता है किसी offense के लिए of which constitute a breach of the condition, और वो offense के लिए convict हुआ, उसने कोई condition का breach कर दिया जो bond में लिखा हुआ था, और वो bond जो कि execute किया था उसने इंस्टेड ऑफ सच बॉन्ड जो कि 494 में बता रखा था, ठीक है। अ सर्टिफाइड कॉपी, इन लियो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे पढ़ लो, बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड अंडर सेक्शन 494, उसने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था सेक्शन नंबर 494 के बजाय, ठीक है, सेक्शन 494 में जिस बॉन्ड के बारे में बता रखा है उसके बजाय उसने जो है कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था। सो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जिसने उसको कन्विक्ट किया था, जिस कोर्ट ने, उसको एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट हिज श्योरिटी और श्योरिटीज। एक श्योरिटी है तो उसके अगेंस्ट, और कई सारी 2 3 4 श्योरिटी है तो सारे श्योरिटीज के अगेंस्ट जो है उसको एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा कि भाई इसको पहले कन्विक्ट किया जा चुका है। एंड इफ सच सर्टिफाइड कॉपी इज टू बी यूज्ड, अगर उस सर्टिफाइड कॉपी को यूज किया गया है तो कोर्ट ये बात प्रिज्यूम करेगी दैट सच ऑफेंस वाज कमिटेड बाय हिम। अगर उस सर्टिफाइड कॉपी को यूज किया गया, भाई जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है ना, अगर उस सर्टिफाइड कॉपी को यूज किया है तो कोर्ट यही मानती है, यही प्रिज्यूम करके चलती है, यही प्रिजम्पशन लेती है कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है इसी ने कमिट किया है। हाँ, अगर इसके विपरीत कोई और बात प्रूव हो जाती है तो अलग बात है, नहीं तो कोर्ट यही मान के चलती है, ठीक है। सो आई रियली होप आपको ये दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।